हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट विद विकास में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के फोर्थ सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जिनका पेपर होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य। ये पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस का रहने वाला है और इसमें पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ 1 आवर का रहने वाला है, ठीक है। और इसमें आपको 30 मार्क्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो ये पेपर बहुत ही छोटा पेपर होने वाला है, सिर्फ 1 घंटे का होने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन भी कम पूछे जाएंगे और टाइम भी कम मिलेगा। तो मैं इसमें आपको बताता हूँ किस किस तरीके क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद आंसर। तो अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको अदर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ेगी भी तो सिर्फ और सिर्फ एक बुक की रीडिंग की पड़ेगी जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इन्होंने, तो देखिए इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है यहाँ पे, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, पहला क्वेश्चन आपको करना ही करना है, उसमें कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। और जो बाकी के क्वेश्चन है उनमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और पर क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी, ये जो 3 है इनमें से किसी 2 पे आपको टिप्पणी करनी है, वो कंपलसरी है, ठीक है। और जो बाकी जो अदर क्वेश्चन है उनमें से आपको दो करने हैं सिर्फ। तो चलिए पहला देखते हैं कि जो शॉर्ट नोट लिखना है 5-5 मार्क्स का, तो शॉर्ट में लिख सकते हो आप। पहला देखते हैं विधि का शासन। देखिए रूल ऑफ लॉ क्या होता है। तो कोई भी देश पे किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होता, ना ही एक ग्रुप का, और इसमें न्याय सबसे ऊपर होता है। तो चलिए इसका शॉर्ट नोट आप कैसे लिखें वो बताते हैं। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो, देखो विधि का शासन का अर्थ है कि किसी देश या समूह समाज में कानून सर्वोच्च होता है, ठीक है। विधि का शासन से तात्पर्य यह है कि कोई भी जो देश होता है उसमें समाज में जो कानून होता है ना वो सबसे ऊपर होता है, और कानून के अधीन मतलब नीचे ही सब लोग होते हैं, फिर वो चाहे आपका प्राइम मिनिस्टर हो या फिर को, कोई भी नेता हो या फिर आम जनता हो, फिर वो कोई भी हो सकता है। या फिर और इसमें जो सत्ता होती है, जो सरकार होती है, ना तो कोई एक व्यक्ति चलाता है, ना ही कोई एक समूह चलाता है, ठीक है। और ना ही इसमें किसी की मनमानी होती है। इसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो रूल्स ऑफ लॉ के मुताबिक लिए जाता है, जिसे हम विधि का शासन कहते हैं। और इसके मुख्य तत्व क्या होते हैं ये पहले बताते हैं। सबसे पहले तो सभी कानून के समक्ष समान है। देखो जो भी कुछ है वो कानून के समक्ष समान है। जैसे कि अगर आप कहीं भी, अगर आपके संग कोई शोषण करता है या कुछ करता है, फिर वो अमीर हो या फिर आप गरीब हो, तो इसमें जो कानून होता है ना वो इक्वली सबके लिए बराबर बटा होता है। तो जो सज़ा अमीर को मिलेगी वही सज़ा गरीब को मिलेगी, और जो बेनिफिट गरीब को मिलेंगे वही बेनिफिट अमीर को मिलेंगे। तो यही इस पॉइंट में बोला गया। तो ये आपका पहला पॉइंट है, चाहे सामान्य नागरिक हो या उच्च पदाधिकारी, ठीक है। दूसरा है सरकार भी कानून के अधीन होती है। तो देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो सत्ता में सरकार होती है, वो भी कानून के अधीन ही होती है। वो जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके अंतर्गत ही काम करती है, उससे हट के काम नहीं कर सकती, वह अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर सकती। देखा ये था ना। अधिकारियों की कानूनी सुरक्षा, नागरिकों के मौलिक अधिकार कानून द्वारा संरक्षित हो रहते हैं। निष्पक्ष न्याय का निष्पक्ष न्यायपालिका। तो देखिए इसमें जो न्याय होता है वो निष्पक्ष होता है। विवादों का निर्माण स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालयों द्वारा किया जाता है। जो विवादों का निर्णय होता है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से किया जाता है न्यायालय द्वारा, ठीक है। उदाहरण, यदि कोई मंत्री या अधिकारी कानून का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध भी उसी प्रकार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है जैसे किसी सामान्य नागरिक या विरुद्ध, ठीक है। तो इसमें भी यही बोला है कि अगर कोई भी अधिकारी हो, बड़े वो कोई बड़ा नेता क्यों ना, उस पर भी कानूनी कार्रवाई उसी तरह की जाएगी जो कि किसी तरह आम आदमी के ऊपर की जाती है। तो ये आपका विधि का शासन का आप आंसर है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर का तो इतना आप बहुत लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते, अगला टॉपिक है, इसी का ही बी पार्ट है, जिसका नाम है भाई संप्रभुता। आपको बताना है संप्रभुता क्या होती है वो बतानी है, और 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए बताते क्या होती है। तो देखिए देखिए संप्रभुता का अर्थ है
राज्य की सर्वोच्च और स्वतंत्र शक्ति। ये राज्य की सर्वोच्च और स्वतंत्र शक्ति है जिसके आधार पर वह अपने क्षेत्र में शासन करता है, और जिसके आधार पर कोई भी नेता अपने क्षेत्र में शासन करता है वह किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होता, वो किसी भी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होता। और इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? संप्रभुता वह सर्वोच्च अधिकार है, ठीक है, ये राइट्स है एक तरीके का, ठीक है, जिसके द्वारा राज्य कानून बनाता है, जिसके द्वारा राज्य जो होता है वो अपना कानून बनाता है, उन्हें लागू करता है और उन्हें लागू भी करता है राज्य में, और अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों का स्वतंत्र रूप से संचालन करता है। और संप्रभुता के प्रकार भी होते हैं। आंतरिक संप्रभुता, राज्य के भीतर सर्वोच्च शासन करने की शक्ति। जो आंतरिक संप्रभुता होती है वो राज्य के भीतर सर्वोच्च शासन करने की शक्ति होती है। बाह्य संप्रभुता अन्य राज्यों के निर्णय से स्वतंत्र रहने की शक्ति, ठीक है। और उसमें अगर किसी और राज्य में कोई निर्णय लिया जाता है तो वो निर्णय आपके राज्यों में लागू नहीं होता, तो उसकी स्वतंत्रता की भी शक्ति होती है। इंडिया एक संप्रभु राष्ट्र है क्योंकि वह अपने कानून स्वयं बनाता है और अपनी विदेशी नीति स्वतंत्र रूप से निर्धारित करता है, ठीक है। वो क्योंकि इंडिया जो भी कानून बनाता है वो स्वयं बनाता है, और जो विदेशी नीतियाँ होती है वो भी खुद ही निर्धारित करता है, तो इस पर किसी का दबाव नहीं होता। तो इसका ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछ ले आपको न्याय, जस्टिस के बारे में बताना। देखो, न्याय के बारे में तो आप आसानी से लिख सकते हो, अगर जो भी लिख नहीं पाएगा तो चलो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको न्याय पे क्या लिखना है। तो न्याय के लिए आप, तो देखो, न्याय की परिभाषा आप इस तरीके से लिख सकते हैं। न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देना तथा उसके साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करना। सरल परिभाषा आप इस निष्पक्षता, समानता और अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था को न्याय कहते हैं, ठीक है। जो जो समानता का अधिकार हो गया और निष्पक्षता और जो जितने भी अधिकार होते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, उन सभी रक्षा की व्यवस्था को न्याय कहते हैं, ठीक है। तो न्याय के प्रमुख प्रकार होते हैं। सामाजिक न्याय, ठीक है। सामाजिक न्याय जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जाति के तौर पे जिनके संग भेदभाव होता है, ठीक है। जो समाज में जाति के लिए भेदभाव होते हैं, धर्म के आधार पर भी समाज में भेदभाव होते हैं, लिंग के आधार पर भी भेदभाव होते हैं, और आदि और ऐसे ही और से हैं जो समाज में जिसके तौर पर भेदभाव होते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है इसको लिखने के लिए। सामाजिक न्याय के लिए जाति, धर्म, लिंग और इसके बारे में बताना है। जाति के मुताबिक किस प्रकार, जैसे कि किसी की ऊंची जाति होती है, किसी की नीची जाति है, तो ऐसे में जो पहले के स्कूल थे उसमें बच्चों को, जो नीची जाति के बच्चे होते थे उन्हें नीचे बैठा के पढ़ाया जाता था, ऊंची जाति के लोगों को ऊपर बैठा के पढ़ाया जाता था। ये आपको बताते हैं। धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे भी बहुत से आपको जितने भी भेदभाव वो देखने को मिलते हैं, ये आपको बता देना। आर्थिक न्याय, आर्थिक रूप से कैसे न्याय मिलता है लोगों को, ठीक है। सभी को आजीविका और आर्थिक अवसर प्राप्त हों। तो आर्थिक रूप से न्याय का मतलब यही होता है कि सभी को जो भी एक काम करना चाहते हैं उन्हें काम इक्वली रूप से मिले और सबको पैसे कमाने का अवसर प्राप्त हो, ठीक है। राजनीतिक न्याय, सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार और भागीदारी के समान अवसर मिले। तो देखिए, जो राजनीतिक न्याय भी होता है जिसमें जो जितने भी राज्य के नागरिकों से जितने भी राजनीतिक अधिकार हैं और भागीदारी हैं वो समान अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि देश में कोई भी देश का नागरिक चुनाव लड़ सकता है, फिर वो क्यों ना जेल में ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये भी होता है। तो सबको स्वतंत्र न्याय के अधिकार मिलते हैं, ठीक है। और उदाहरण दे सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति संग कोई भी अन्याय होता है या फिर उसके संग न्याय नहीं होता है और वो न्यायालय उसके अधिकारों की रक्षा करके उचित निर्णय देता है तो वह न्याय का उदाहरण है, ठीक है। और संक्षिप्त में देख सकते हैं आप, सभी व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष समान और उचित व्यवहार करना ही न्याय है। देखो, जितने भी व्यक्ति या लोग हैं जितने भी हमारे देश में, उनके संग समान और उचित तरीके का व्यवहार करना ही एक तरीके का न्याय है, ठीक है। ये संक्षिप्त में आंसर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
संवैधानिक मूल्य दैनिक राष्ट्रीय जीवन में किस प्रकार प्रासंगिक है। तो आपको बताना जो संवैधानिक मूल्य हैं वो दैनिक राष्ट्रीय जीवन में किस प्रकार प्रासंगिक है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, तो इसका आंसर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि संवैधानिक राष्ट्रीय मूल्य, जैसे संवैधानिक राष्ट्रीय मूल्य क्या क्या है। सबसे पहले तो देख लेते हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार हैं। यह मूल्य केवल संविधान तथा संविधान तक ही सीमित नहीं है बल्कि हमारे व्यवहार और सामाजिक संबंधों को भी दिशा दिखाते हैं। तो जो जितने भी संवैधानिक राष्ट्रीय मूल्य हैं, जो भी न्याय, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, ये केवल जो संविधान तक ही सीमित नहीं है, संविधान तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन के जो जितने भी सामाजिक संबंध हैं और व्यवहार हैं उनको भी निखारता है और मजबूत करता है। ठीक है, तो और पहला पॉइंट देखते हैं समानता। संवैधानिक राष्ट्र का मूल का पहला पॉइंट है समानता। और समानता तो आप जानते हैं कि सभी को समान तरीके से ट्रीट करना चाहिए, जाति, पैसा, ऊंची नीच पे ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो यही इसमें पॉइंट बोला है। तो हमें सभी लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये सिर्फ एक लाइन का पॉइंट लिखा है, इसे आप थोड़ा बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। तो मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात बता रहा हूँ, आप चाहें तो बढ़ा कर भी लिख सकते हैं जितने आंसर की रिक्वायरमेंट हो। ये आंसर 10 नंबर का है तो 10 नंबर के हिसाब से लिखना है। अगर आंसर 20 नंबर का लिखना है आपको तो उस हिसाब से लिखना। तो समानता का पता चल गया। और स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है, हमें अपने विचार व्यक्त करने, शिक्षा प्राप्त करने और अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने का अधिकार। तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार वही होता है कि जो भी व्यक्ति है वो अपने इच्छा के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सके, अपनी इच्छा के अनुसार अपने दैनिक जीवन के सभी कार्य कर सके, और वही स्वतंत्र व्यक्ति होता है और उसे स्वतंत्रता का अधिकार मिला होता है। ठीक है, और इंडिया में स्वतंत्रता का अधिकार सबको मिला हुआ है और इक्वली तौर पे मिला हुआ है। किसी के साथ भी कोई गलत व्यवहार नहीं किया जाता है, और अगर बाई चांस कभी गलत व्यवहार किया जाता है तो जो करता है उसे सरकार सजा भी देती है। न्याय, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व्यवहार हो। देखो न्याय का मीनिंग ही यही होता है कि ये भी, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कोई जुर्म कर देता है और उसका इल्ज़ाम दूसरे पे चला जाता है तो वो व्यक्ति न्याय के लिए गुहार लगाता है। तो न्याय में यही होता है कि उस जिस जो भी काम हुआ है उसे की निष्पक्षता के साथ जांच करना और सही दोषी को पकड़ के गलत को छोड़ देना ही न्याय होता है। ठीक है, बंधुत्व क्या होता है, समाज में आपसी सम्मान, सहयोग और एकता की भावना को बढ़ावा देना, ये बंधुत्व होता है। धर्मनिरपेक्षता, देखो धर्मनिरपेक्षता वही होता है कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान रखने की प्रेरणा देती है। धर्मनिरपेक्षता का यही मतलब होता है कि सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए और किसी भी धर्म का असम्मान नहीं करना चाहिए। सभी धर्म अच्छे हैं और सभी धर्म सबसे ऊपर हैं, और धर्म के नाम पर कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, ये इसमें लिख सकते हैं। आखिरी अगला पॉइंट है आपका छठा पॉइंट, लोकतांत्रिक मूल्य नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाते हैं। तो ये जो लोकतांत्रिक कहते हैं, जो मूल नागरिक होते हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, वो जो मूल नागरिकों को लोकतंत्र अपने अधिकार और कर्तव्यों के लिए जागरूक करता है और जागरूक बनाता है तथा देश के विकास में भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। तो ये इसके 5 पॉइंट थे। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, संवैधानिक राष्ट्रीय मूल्य एक शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्णय का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन मूल्यों का पालन करके हम न केवल अच्छे नागरिक बनते हैं बल्कि राष्ट्र की एकता और प्रगति में भी योगदान देते हैं। तो ये इसका आंसर रहने वाला है। तो जितने नंबर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस हिसाब से करना, और जो ये पॉइंट है ना, जो मैंने 6 पॉइंट लिखवाए, इनको थोड़ा बढ़ा देना। जैसे कि समानता को आप 5-6 लाइन में लिख देना, स्वतंत्रता को आप 5-6 लाइन में लिख देना, ऐसे करके ये पॉइंट बढ़ भी जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया हमसे, तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघीय गणराज्य का महत्व। जो भारतीय संविधान है उसमें
संघीय गणराज्य है उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि संघीय गणराज्य क्या होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, भारत को संविधान की प्रस्तावना में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। तो देखिए, जो भारतीय संविधान में की प्रस्तावना है उसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व सापेक्ष समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। भारत की शासन व्यवस्था संघीय गणराज्य के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए, जो भारत की शासन व्यवस्था है ना, वो संघीय गणराज्य के सिद्धांत पर आधारित है। अब आपका सवाल होगा कि संघीय गणराज्य होता क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, संघीय गणराज्य का अर्थ, संघीय भारत के केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। तो देखिए, जो भारत में भी जो शक्तियों का विभाजन है, जो भी सरकारों पे शक्तियाँ वो विभाजित हैं। केंद्र सरकार पे अलग शक्तियाँ, राज्य सरकार पे अलग शक्तियाँ। लेकिन केंद्र सरकार की शक्तियाँ राज्य सरकार के ऊपर प्रभाव डालती हैं, लेकिन राज्य सरकार की शक्तियाँ केंद्र सरकार के ऊपर प्रभाव नहीं डालती, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखते हैं संघीय क्या मीनिंग क्या होता है। भारत के केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। दोनों स्तर की सरकारें संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारों के अनुसार कार्य करती हैं। और ये बात भी आपको ध्यान रखना है, भले ही शक्तियों का विभाजन तो केंद्र और राज्य सरकार के दोनों को दिया हुआ है, लेकिन जो जो भी वो कानून लागू करते हैं या कोई भी नीति लाते हैं तो वो भारतीय संविधान के नियमों के आधारित ही लागू करते हैं और उनसे अलग लागू नहीं करते। गणराज्य, रिपब्लिक, देश का सर्वोच्च पद अर्थात राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता बल्कि निर्वाचित होता है। उसके बाद देखते हैं संघीय गणराज्य का महत्व, एकता। ठीक है, संघीय गणराज्य का महत्व क्या होता है, राष्ट्रीय एकता और विविधता का संतुलन। तो राष्ट्रीय गणराज्य उसका महत्व क्यों है हमारे भारत देश में। ठीक है, तो सबसे पहला तो है राष्ट्रीय एकता और विविधता का संतुलन, पहला। और इसे हम देख सकते हैं, भारत की भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताओं को सम्मान देते हुए राष्ट्रीय एकता बनाए रखना। क्योंकि देखिए, आप जहाँ तक आप सबको पता ही है कि भारत एक बड़ा देश है और जहाँ पे बहुत सी बोलियाँ और भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे में जो सांस्कृतिक और क्षेत्रीय भिन्न विविधताएं हैं उनको सम्मान देते हुए राष्ट्र में एकता बनाए रखना। ठीक है, तो इसका पॉइंट ये है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। और दूसरा पॉइंट है शक्तियों का, जो भी शक्तियां दी गई हैं उनका विकेंद्रीकरण। केंद्र और राज्य सरकार के बीच अधिकारों का विभाजन होने से प्रशासन अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनता है। तो देखिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना क्यों जरूरी है। देखो, अगर शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा और सभी शक्तियाँ केवल एक ही लोग पे होंगी या एक सरकार पे होंगी, तो इससे ये होता है कि देश में आपको एक संघीय व्यवस्था दिखती है जिसे आप लोकतंत्र नहीं कह सकते। अभी के टाइम पे देश में हमारे में लोकतंत्र है, तो अगर जो सत्ता में सरकार है अगर वो कुछ स्कीम लाती है और वो आपको लगता है गलत है, तो बहुत सी उनकी अपोजिशन पार्टियां हैं जो उसके ऊपर आवाज़ उठाती हैं। ठीक है, ये हो गया। और जो भी शक्तियाँ होती हैं, अगर वो केवल एक आदमी पे होगी तो उन्हें सही से यूज़ नहीं कर पाएगा और कभी कभी गलत डिसीजन भी ले देगा। लेकिन शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने से शक्तियाँ लोगों के केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी बढ़ जाती हैं, जिससे जो प्रशासन होता है अधिक प्रभावी हो जाता है और अधिक उत्तरदायी हो जाता है। अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देना। तो राज्यों की अपनी निर्वाचित सरकारें होने से जनता शासन में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेती है। ठीक है, राज्यों में अपनी निर्वाचित सरकार होने से जनता शासन में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेती है, ये इसका पॉइंट है। निरंकुशता पर नियंत्रण। देखिए, निरंकुशता पर नियंत्रण क्या होता है, इसका पॉइंट है, सारी शक्तियां एक ही सरकार के हाथ
में केंद्रित नहीं रहती, जिससे सत्ता में दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। देखा मैंने ये पॉइंट अभी आपको बता दी कि अगर किसी एक पे ही सारी शक्तियां होंगी तो उस शक्तियों का वो दुरुपयोग भी कर सकता है। तो ऐसा पर भारत में ऐसा नहीं है, शक्तियों का यहाँ पे बंटवारा है। केंद्र सरकार के पास अलग शक्तियाँ हैं, राज्य सरकार के पास अलग शक्तियाँ हैं, जिसमें दुरुपयोग की संभावना कम होती है। यही है निरंकुशता पर नियंत्रण। जनता की सर्वोच्चता का प्रतीक। गणराज्य व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि राज्य का प्रमुख जनता के प्रतिनिधित्व द्वारा चुना जाए, ना कि वंशानुगत आधार पर। तो देखिए जनता का सर्वोच्चता का प्रतीक। तो गणराज्य व्यवस्था है वो ये सुनिश्चित करती है कि भाई वो ये बताती है कि जो राज्य का प्रमुख है, जो राज्य का सीएम है, वो जनता द्वारा चुनाव करके चुना जाए, ना कि अगर जो सीएम है उसका बेटा बने वंश के आधार पे। ठीक है, तो ये इसका है। क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति। राज्य सरकारें स्थानीय समस्याओं और आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां बना सकती हैं। जो क्षेत्रीय आवश्यकता की पूर्ति, देखिए किसी भी क्षेत्र में किस चीज़ की आवश्यकता है और क्या काम करना है, उसके लिए राज्य सरकार को स्थानीय और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र अधिकार होता है और वो अपने अनुसार नीतियां बना सकती हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? भारतीय संविधान में संघीय गणराज्य की व्यवस्था देश में एकता, लोकतंत्र, जन भागीदारी और सुशासन को मजबूत बनाती है। ठीक है, जो भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, वो देश में एकता, लोकतंत्र, जन भागीदारी और सुशासन को मजबूत बनाती है। यह व्यवस्था भारत की विविधता को संरक्षित रखते हुए राष्ट्र की अखंडता और लोकतंत्र मूल्यों की रक्षा करती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिकैप करके देख लेना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, इन्होंने यहाँ पे पूछे ले जो भारतीय संविधान है, संविधान के संदर्भ में स्वतंत्रता की अवधारणा को बताना। देखिए भारतीय संविधान के संदर्भ में आपको स्वतंत्रता की अवधारणा को स्वतंत्रता के बारे में बताना। तो चलिए इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल देना है आपको, भारतीय संविधान के संदर्भ में स्वतंत्रता की अवधारणा। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता को लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। तो देखिए जो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता को ना लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। तो स्वतंत्रता होती है वो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार होती है, जो कि भारतीय संविधान में बताया गया है। संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देने का संकल्प लिया है। स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता क्या अर्थ है? इंडिपेंडेंस का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अर्थ केवल राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त नहीं, बल्कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक अवसर और अधिकारों की उपलब्धता भी है। यह स्वतंत्रता व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने और अपनी क्षमताओं का विकास करने का अवसर देती है। ठीक है, ये इसका हो गया। और संविधान में स्वतंत्रता के प्रमुख आधार, जो संविधान में स्वतंत्रता के प्रमुख आधार हैं वो कौन कौन से हैं और किस किस तरीके से हैं, तो पहले देखते हैं। क्या? मौलिक अधिकारों का संरक्षण। जो संविधान में स्वतंत्रता का ये एक आधार ये भी है कि जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं उनका संरक्षण हो। संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शक्तिपूर्ण सभा संघ बनाने, आवागमन, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो देखिए जो अनुच्छेद 19 है वो नागरिकों को भाषण देने की, ठीक है, स्वतंत्रता की, संघ बनाने की, इन सब की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये है इसका आंसर, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, जो भी मौलिक अधिकार है। दूसरा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने,
आलोचना करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिया गया। तो देखिए संविधान में जो कोई भी पीपल है जो इंडिया में रहते हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें से कोई भी स्वतंत्र रूप से लोकतंत्र में आ सकता है और चुनाव लड़ सकता है। वो सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी इतनी को वो होना चाहिए, फिर वो चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, उससे मतलब नहीं पड़ता। और नागरिकों को जो विचार होते हैं उसे व्यक्त करने की, विचारों को दूसरे व्यक्ति या बताने की उसे स्वतंत्र जानकारी होती है, वो अपने विचार रख सकता है, फिर वो विचार आलोचनात्मक भी हो सकते हैं। ये आपके और तौर पे, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता, जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो भी संविधान में दी हुई है। देखिए अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान है। जो संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक है ना, उनमें धर्म की स्वतंत्रता के बहुत से प्रावधान बनाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार मिलता है। वो अपनी जो व्यक्ति है अपने मन से धर्म को अपना सकता है और उसका पालन कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है पूरे देश में। वो इस चीज़ की उसे स्वतंत्रता होती है, किसमें? अनुच्छेद 25 से 28 में। व्यक्ति की गरिमा और समानता, स्वतंत्रता का संबंध समानता से भी है, ठीक है। स्वतंत्रता का जो रिलेशन है वो समानता से भी है, ठीक है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को समान और समान अवसर मिले। और संविधान ये भी सुनिश्चित करता है कि ये भी देखता है कि जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति को उसे सम्मान भी मिले प्लस इक्वल अधिकार भी मिले। 5वें पॉइंट पे चलते हैं। व्यक्ति संगत प्रतिबंध। भारतीय संविधान स्वतंत्रता को पूर्ण या असीमित नहीं मानता। देखिए जो भारतीय संविधान है वो स्वतंत्रता को पूर्ण या असीमित नहीं मानता। सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, नैतिकता और राष्ट्र की अखंडता के हित में राज्य कुछ उचित प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। जो संविधान है वो स्वतंत्रता को पूरी तरीके से पूर्ण भी नहीं मानता और असीमित भी नहीं मानता है, क्योंकि कभी कभार सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और नैतिकता और राष्ट्र की अखंडता के हित में जो ये जितने पॉइंट वन होता है, इनके हित में कभी कभार राज्य कुछ तरीके के उचित प्रतिबंध भी लगा सकता है, जिससे आपको लग सकता है कि आपके संघ ने स्वतंत्रता का अधिकार आपसे छीनता जा रहा है, ठीक है। ये ऐसा चीज़ जब होता है जब कोई आंदोलन वगैरह चलता है देश में, तब के टाइम पे, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना है। तो देखिए भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का उद्देश्य है कि जो व्यक्ति की गरिमा है उसकी रक्षा की जाए और लोकतंत्र जीवन में सक्रिय भागीदारी का अवसर देना है। और जो लोकतांत्रिक जीवन है उसमें सक्रिय भागीदारी का अवसर देना है। यह स्वतंत्रता अधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच एक संतुलन स्थापित करती है। और जो यह जो भारतीय संविधान है वो स्वतंत्रता के अधिकार और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच में एक संतुलन एज अ सेतु का काम करती है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है और जिससे जो हमारे देश का लोकतंत्र होता है वो मजबूत होता है। तो ये इसका आंसर है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहीं पे आपका पूरा पेपर समाप्त हो चुका है। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं और थोड़े घुमा के पूछ दे जाएंगे, लेकिन आपको आंसर बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। और कुछ क्वेश्चन इसमें से आपको सेम भी दिख सकते हैं। तो ये पेपर आपका 1 घंटे का रहने वाला और सिर्फ 60 मिनट आपको दिए जाएंगे इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी आप इस पेपर की तैयारी अच्छे से कर लें, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो 1 घंटे के अंदर सही आ सकें। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू।